जय हिंद दोस्तों। 8 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, यानी इस्तीफा दे दिया है। आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कब इस्तीफा दिया है? 6 जनवरी 2025 को। यहाँ पर आप जस्टिन ट्रूडो को देख सकते हैं। दोस्तों, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद वो इस्तीफा देंगे और नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 10 सालों तक कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। कनाडा की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और दोस्तों इसकी राजधानी है ओटावा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। इसकी सीमा यूनाइटेड स्टेट से लगती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की रैंक क्या है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कनाडा में विश्व स्तर पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला देश कौन है, तो वो है कनाडा। दोस्तों, कनाडा में कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं जैसे सुपीरियर झील, हुरे झील, ग्रेट स्लैब लेक और एरी झील। ये सभी कनाडा में स्थित है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और उसके पीछे का कारण था जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो भारत पर बार बार आरोप लगा रहे थे कि जो कनाडा में कुछ हत्याएं हुई हैं उनके पीछे भारत का हाथ है। तो इसी को देखते हुए भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। वर्ल्ड मैप में आप कनाडा की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है कनाडा और ये है यूनाइटेड स्टेट। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यानी जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ये ई बुक मिलेगी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर, यानी जब आप ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो ये ई बुक मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों, जो ब्रिक्स ग्रुप था उसमें एक नया देश शामिल हुआ है, उसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया अब ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है। तो इंडोनेशिया को ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए जो प्रक्रिया थी वो 2023 से शुरू हो चुकी थी और अब जाकर के इंडोनेशिया 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। दोस्तों, इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के बाद ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। कितनी हो गई है दोस्तों? 10। ठीक है, तो वर्तमान में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या है कितनी? 10। अच्छा, 1 जनवरी 2025 को भी कुछ देश इसमें शामिल हुए थे जैसे इजिप्ट और इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो 4 मेंबर 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए थे। देखिए, अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल होना था लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ था। देखिए, सऊदी अरब की भी बात आती है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके पूर्ण सदस्य बनने की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए सऊदी अरब अभी इसका मेंबर नहीं है। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया था। बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। तो दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, तब इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शामिल था। फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया था, तो ये ब्रिक्स बन गया था। पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 16 जून 2009 को और पहला समिट हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग में। दोस्तों, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। ब्रिक्स के 10 मेंबर कौन कौन हो जाएंगे? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। ठीक है, तो ये इसके 10 मेंबर हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। इस फैक्ट को आप नोट कर लें।
इसके अलावा दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं यानी इंडिया और चाइना वो इसी में शामिल हैं। तो दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों के पास है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स का 27% हिस्सा है। ठीक है, तो जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें 27% हिस्सा किसका है? ब्रिक्स देशों का, जिसमें से 3.6% इंडिया का है और 18.4% किसका है दोस्तों? चाइना का। ठीक है, तो इस प्रकार से 27% हिस्सा हो जाता है ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों का। टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश शामिल हैं, यानी कि जो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री हैं उसमें से ब्रिक्स के 3 मेंबर शामिल हैं। तो वो कौन कौन है? रसिया, चाइना और भारत। तो रसिया दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर इंडिया है। ब्राज़ील मिलिट्री के पावर में 12वें स्थान पर है और साउथ अफ्रीका 33वें स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर साहू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आदिल सुमरीवाला का स्थान लिया है। दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI की बात करें तो यह भारत में एथलेटिक्स खेल का संचालन और मैनेजमेंट करता है, यानी कि भारत में जो एथलेटिक्स के खेल हैं उनका मैनेजमेंट करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? AFI। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है और इसका गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें। महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है, यानी कि वो उसके मुखिया बने हैं। भुवनेश कुमार UIDAI के CEO नियुक्त किए गए हैं। मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं और न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम को NHRC का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस V राम सुब्रमण्यम। अरुणेश चावला वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों राम मोहन राव अमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। दोस्तों, जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल के दौरान किया जाता है, यानी कि जब तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है उसी दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में इंसानों के द्वारा बैलों को नियंत्रित किया जाता है और जल्लीकट्टू का जो इतिहास है वो 2500 साल पुराना है, यानी कि 2500 सालों से ये खेल वहाँ पर खेला जा रहा है। जो व्यक्ति 15 मीटर के दायरे में बैल को पकड़ लेता है वह विजेता माना जाता है। तो इस प्रकार का खेल खेला जाता है जिसमें इंसान के द्वारा बैलों को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, भारत के कुछ अन्य पशु खेल डिस्कस करते हैं जिसमें पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जल्लीकट्टू में भी पशु का इस्तेमाल किया जाता है, बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही भारत में कुछ और ऐसे खेल हैं जिसमें पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंबाला की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इसमें भैंसों की दौड़ होती है। तो कीचड़ में जो धान के खेत होते हैं उसमें भैंसों की दौड़ होती है कंबाला में। कॉक फाइट, तो कॉक फाइट में मुर्गों की लड़ाई करवाई जाती है। तो यह प्रथा भारत में अवैध है, लेकिन इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन काफ़ी व्यापक रूप से किया जाता है। ऊंट दौड़, तो ऊंट तो दोस्तों राजस्थान में काफ़ी फेमस है। तो ऊंट दौड़ राजस्थान में आयोजित की जाती है। तो राजस्थान में जो कुछ त्यौहार होते हैं जैसे पुष्कर मेला, बीकानेर ऊंट महोत्सव, तो इस दौरान ऊंट दौड़ आयोजित की जाती है। डॉग फाइट, तो दोस्तों डॉग फाइट भारत में कई इलाकों में गुप्त और अवैध रूप से आयोजित की जाती है। बाकी डॉग फाइट भी भारत में अवैध मानी गई है। बुलबुल फाइट की अगर हम बात करें तो यह असम राज्य में गुवाहाटी के पास हाजो में हयग्रीव माधव मंदिर में बिहू के दौरान आयोजित किया जाता है। यानी कि जब असम राज्य में बिहू पर्व होता है तो उस दौरान बुलबुल फाइट आयोजित की जाती है। ठीक है। घुड़दौड़, तो भारत में घुड़दौड़ कानूनी है, इसका आयोजन कई क्षेत्रों में किया जाता है। बैलगाड़ी दौड़, ये महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि बैलगाड़ी दौड़ किस राज्य में प्रचलित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा दूसरे। तो अभी हाल ही में डार्क वेब के द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि 2024 में सबसे ज़्यादा साइबर हमले अमेरिका में हुए हैं। तो अमेरिका में 140 साइबर हमले हुए हैं 2024 में। दूसरे स्थान पर इंडिया है, जहां पर 95 साइबर हमले किए गए हैं 2024 में। तीसरे स्थान पर इजराइल है, जहां पर 57 साइबर हमले किए गए हैं 2024 में। ठीक है, तो साइबर हमले के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर इंडिया, तीसरे स्थान पर इजराइल है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स डिस्कस करते हैं। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें और अमेरिका पहले स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना हुआ है। बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत 6वें और चाइना पहले स्थान पर है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन, दूसरे पर न्यूयॉर्क और तीसरे स्थान पर पेरिस रहा है। एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत 72वें और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत 10वें, चौथे स्थान पर डेनमार्क रहा है। आपको याद रखना है कि इस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और 15 लाख की संपत्ति के साथ ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ओम बिरला जी ने। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो उन्होंने पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, अभी ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें भारत से अनुसूचित जातियों की जो 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि थी, उन्होंने भाग लिया है। यानी कि कोई इसमें विधायक था, कोई एमएलए था, कोई पार्षद था। तो ये सभी जो प्रतिनिधि थे वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं निर्वाचित होकर के आती हैं उनको सभी प्रकार की जानकारी प्रदान की जाए। यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है या जो संसद की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी जानकारी उनको प्रदान की जाए, जिससे वो सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें पंचायत की बात हुई है। तो चलिए पंचायत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं। और दोस्तों, ये जो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का वर्णन किया गया है। और 243 से 243 ओ तक के जो अनुच्छेद हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा बताई गई है। 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है। यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा बताई गई है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था और यह समिति पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो परिकल्पना है वो किसकी थी? बलवंत राय मेहता समिति की। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा तेजस्विनी। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है उसका नाम तेजस्विनी रखा गया है। आपको याद रखना है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं या 38वें नेशनल गेम्स हैं, ये उत्तराखंड राज्य में आयोजित किए जाने हैं। तो अब उत्तराखंड राज्य में अलग अलग स्थानों पर मशाल पहुंचाई जा रही है, यानी तेजस्विनी को उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है।
आपको ये भी याद रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो मस्कट बनाया गया है वो बनाया गया है मौली। उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार नेशनल गेम्स कब हुए थे, तो 1924 में हुए थे, और ये कहाँ हुए थे? लाहौर में। तो इन खेलों का मकसद है भारत में ओलंपिक जैसा आयोजन करना और देश भर में जो उभरती प्रतिभाएं हैं उनका चयन करना। ठीक है, तो इसमें नए नए खिलाड़ी आते हैं जो एथलेटिक्स से, इन सभी खेलों से जुड़े हुए होते हैं। 1938 तक इन खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। फिर बाद में इनका नाम नेशनल गेम्स किया गया था। ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल या नेशनल गेम्स कब आयोजित किया गया था? 1985 में, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा हनोई। तो वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो एयर विजुअल और IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हनोई की जो एयर है उसमें PM 2.5 करोड़ की जो सांद्रता है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। दोस्तों, वियतनाम की बात कर लेते हैं तो कैपिटल इसकी हनोई है। डोंग यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है वियतनाम। और आपको याद रखना है कि हो ची मिन को आधुनिक वियतनाम का संस्थापक माना जाता है। वियतनाम के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में आता है चाइना, लाओस, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया है। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI का पोर्टल है। तो इसको अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। तो अब भारत पोल पोर्टल के माध्यम से इंटरपोल से जुड़ जाएगा। तो जो मानव तस्करी से जुड़े हुए मामले होते हैं या ड्रग्स या हथियार की तस्करी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, ऐसे मामलों में भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जांच कर सकता है। तो अब ये जांच कैसे करेगा? मान लिया कोई भगोड़ा है, वो भारत में क्राइम करके और दूसरे देश चला जाता है, अब भारत उसके बारे में इनपुट कैसे प्राप्त करेगा? तो इसी पोर्टल के माध्यम से भारत इंटरपोल से संपर्क करेगा। ठीक है, तो इंटरपोल उसके बारे में जानकारी दे देगा। इंटरपोल में 195 देश जुड़े हुए हैं, तो ये सभी देशों से जानकारी जुटा करके और भारत को प्रदान कर देगा। तो इससे उसके बारे में जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इंटरपोल को इंडिया से संपर्क करना होगा तो वो भारत पोल पोर्टल के माध्यम से करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग की है केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। इसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना। बात हुई है दोस्तों सिक्किम की, तो गंगटोक की इसकी कैपिटल है। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यह भारत का पहला जैविक राज्य है। सागा दावा त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया गया है अभी हाल ही में। सिक्किम की स्थापना नामग्याल वंश के द्वारा की गई थी। सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। सिक्किम राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। दोस्तों, चैटन 2 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है सिक्किम, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। किस राज्य में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के मामले को ट्रैक किया गया है? तो कर्नाटक और गुजरात। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूद लिस्ट को। किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? जापान। US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। PM मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा। भारत में किस संस्थान ने पैरासिटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? CSIR। 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु।
गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती कब मनाई गई है? 6 जनवरी को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जम्मू और कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे डिस्कस करेंगे। जैसे बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह दोस्तों पीर पंजाल रेंज में स्थित है। तो यह कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय से जोड़ता है। बिलाफोंडला पास, तो इसे किस दर्रे के नाम से जाना जाता है? साल टोरो दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मूल रूप से प्राचीन रेशम मार्ग का एक पार्ट था जो भारतीय उपमहाद्वीप को चीन से जोड़ता था। अगला दर्रा है कोंगका पास या कोंग का दर्रा। तो यह भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। अगला दर्रा है मिंटिका पास, यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चीन से जोड़ता है और यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पारपिक दर्रा, यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर को चाइना से जोड़ता है। दोस्तों, अब हम दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? सीरिया। राजस्थान सरकार हर वर्ष किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? 10 दिसंबर को। रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? झारखंड। भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? जोकिम अलेक्जेंडरसन। किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार जीता है? माधव गाडगिल। चेन्नाम नैनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक हैं जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द की गई है? तेलंगाना। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा? गोरखपुर। कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? आईआईटी मद्रास। किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? मध्य प्रदेश। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? 55%। अब दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो किस देश में दिया जाता है? तो यह अमेरिका में दिया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। तो अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैथ्स फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया गया है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पर आपको नोट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और इसकी वैलिडिटी होगी 12 महीने की। इस बैच के अलावा जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है। एसएससी फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है, व्यापम फाउंडेशन बैच। इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें।